अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल। अजीश नाम का एक लड़का मुंबई में रहता था। वो बहुत ही अमीर था। एक बार अजीश को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। तब वो सोचते हुए जा रहा था कि अब मैं क्या करूं, मेरे परिवार को कैसे चलाऊंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं, मैं जरा पार्क तक होकर आता हूं। जब वो पार्क पहुंचा और उसने देखा कि पास में एक स्विमिंग पूल था, उसे देखकर अजीश को आइडिया आता है कि मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा। तभी उसने कहा, मेरे पास तो ना कोई जगह है और ना ही पैसे। तब उसे अपने घर के नीचे खाली जगह का ध्यान आता है। उसने अपने घर के पास एक बड़ा टनल खोदा और उससे वाटर स्लाइडर के द्वारा अंडरग्राउंड जाने के लिए टनल का व्यवस्था करके अंदर स्विमिंग पूल बनाया और उसका बहुत प्रचार किया। तब जैसे लोगों को पता चला, सभी आने लगे। अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बहुत ही शानदार है। बच्चे बोले कि अब से हम आपके बनाया हुआ अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में ही तैराकी सीखेंगे। तब अजीश ने एक स्विमिंग मास्टर पॉल को रखा। बहुत लोग देखने और तैराकी सीखने आने लगे। जो भी आता अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल की तारीफ करके जाता। अजीश ने मास्टर पॉल से कहा, क्यों ना हम तैराकी की प्रतियोगिता रखें अपने बच्चों और बाहर वालों में। इससे अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल का प्रचार भी होगा। मास्टर पॉल ने बोला, हां, आइडिया तो अच्छा है। मास्टर पॉल ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सबको प्रतियोगिता के बारे में इंफॉर्मेशन भेज दिया। अजीश प्रतियोगिता की तैयारी में लगा हुआ था। दूसरे स्विमिंग पूल में, भाई अजीश की अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के कारण अपने स्विमिंग पूल में बच्चे कम हो गए हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तब उनमें से एक बोला, पता चला है कि अजीश ने एक प्रतियोगिता रखी है, देखता हूं कैसे करते हैं। दूसरे दिन बच्चों ने प्रतियोगिता में अपना नाम देकर प्रैक्टिस करने लगे। फिर वो घर चले गए। अजीश का फोन बजता है। बच्चों के माता पिता ने कहा, हमारे बच्चों को स्किन में एलर्जी हो गई है, आपने पूल की सफाई नहीं करवाई। और अजीश पर सबके माता पिता खूब चिल्ला रहे थे। अजीश ने मास्टर को कॉल करके सब कुछ कहा और अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल आने को कहा। क्या हुआ? किसी ने अपने पूल के साथ छेड़छाड़ की है, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, सब अपने ही बच्चे हैं। हां, कल एक नया स्टूडेंट जॉन ने ज्वाइन किया है। अजीश ने सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन कैमरे से कुछ भी पता नहीं चला। फिर वह मास्टर के साथ और बच्चों की मदद से प्लान बनाया। सभी ने अजीश का साथ भी दिया। दूसरे दिन सुबह सब बच्चे अपने नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट ने देखा कि नया लड़का जॉन ने तेल को ट्रेनिंग रूम के बाहर गिराकर छुप गया। स्टूडेंट ने तुरंत अजीश को यह बात बताई। अजीश ने जॉन से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। मेरा अभी टर्न नहीं है, अजीश ने जोर से कहा। नहीं, तुम पहले करो। जॉन डर के मारे भाग रहा था, पर स्टूडेंट्स ने उसे पकड़ कर लाया और उसने सारा सच बताया कि वह पास के स्विमिंग पूल में स्टूडेंट है और आपके इस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल के कारण बच्चे कम हो गए। तो उसके मालिक ने उससे एक एलर्जी पाउडर और तेल को देकर यह काम करने को कहा, जिससे आपकी बदनामी होगी और सब स्टूडेंट इस अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल को छोड़ देंगे। सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जॉन ने रोते हुए माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए सर। अजीश ने उसे माफ कर दिया और अपना स्टूडेंट बना लिया और उसने जॉन के पुराने मालिक को भी माफ कर दिया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें दूसरों के काम को नहीं बिगाड़ना चाहिए और खुद से ऊपर आने की सोचना चाहिए। बनाना भाई साहब। स्टुपलेरपुर नाम के गांव में सुहास नाम का एक व्यक्ति केले बेचने का धंधा करता था। वह अपनी पत्नी सावित्री और बेटी मैत्री के साथ उसी गांव में रहता था।
उस गांव में उसे एक अच्छे व्यापारी की पहचान मिली थी। उस गांव में सभी लोग प्यार से उसे बनाना भाई साहब कहकर बुलाते थे। कुछ दिनों बाद राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी देवी और अपने पालतू बंदर के साथ रोजी रोटी कमाने के चक्कर में उस गांव में आता है। जब सुहास भाई अपने दुकान में केलों पर तौलिया घुमा रहे थे, तभी राजू अपने परिवार के साथ आकर सुहास भाई से कहते हैं, राजू। नमस्ते भाई साहब, मेरा नाम राजू है। ये मेरी पत्नी देवी और ये मेरा पालतू बंदर मारुति है। दरअसल मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने मारुति को अपने बच्चे की तरह ही माना और वैसे ही पाल पोस रहा हूँ। रोजी रोटी कमाने के लिए मैं इस गांव में आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पहले उस बंदर को, मतलब तुम्हारा बच्चा मारुति को, इन केलों से दूर रखो। अगर वो इस दुकान पर टूट पड़ा तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। क्षमा कीजिए, ये मारुति ऐसा नहीं है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने तक ये ना हिलेगा ना कुछ काम करेगा। साहब, आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। मेरे पास काम करना चाहोगे? जब मैं दुकान में नहीं रहूंगा तब दुकान की देखभाल करते हुए केले बेचने पड़ेंगे। तुम्हारे रहने का भी इंतजाम मैं करूंगा। तुम्हें एक दिन के लिए 300 रुपए मिलेंगे। तुम्हारा बंदर, वही तुम्हारे बेटे मारुति को भी हर दिन 3 केले दूंगा। तो कहो, काम करना चाहोगे? इससे बढ़कर और क्या हो सकता है साहब। मारुति खुशी से इधर उधर झूमने लग गया। आप हमारे भगवान जैसे हो। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे कोई बात नहीं। हाँ, और एक बात, मुझे साहब मत कहो। मेरा नाम सुहास भाई है। सभी मुझे प्यार से बनाना भाई साहब कहकर बुलाते हैं। ठीक है, मैं दुकान बंद करके आता हूँ और तुम्हारे रहने के लिए जगह दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए दुकान बंद करके सभी को लेकर सुहास अपने घर जाते हैं। सावित्री, ये रोजी रोटी कमाने के लिए हमारे गांव में आए हैं। अपने दुकान में ही इन्हें काम दिया है। इनका नाम राजू, इनकी पत्नी का नाम देवी और ये उनका बेटा मारुति। सुहास की बेटी मैत्री जैसे ही मारुति को देखती है, वो पहले बहुत डर जाती है। बेटी डरो मत, उससे कोई हानि नहीं होगी। जाओ, उससे दोस्ती कर लो, हाथ मिला लो। मारुति इधर उधर उछलते हुए मैत्री के पास आकर हाथ मिलाता है। हाय, मेरा नाम मैत्री है और तुम्हारा? मारुति इधर उधर खुशी से उछलने लगता है। तुम्हारा नाम मारुति है ना? अभी से हम दोनों दोस्त हैं। ठीक है। सावित्री, इनको पहले खाना खिलाओ। पता नहीं कब खाया होगा इन्होंने। सावित्री सबको खाना खिलाती है और मारुति को कुछ केले लाकर देती है। भोजन के बाद सुहास भाई उन्हें अपने घर के बाहर एक झोपड़ी के सामने लेकर जाते हैं। इधर देखो, वो झोपड़ी मेरी ही है। आप वहां जाकर रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। सुबह होते ही मैं दुकान आ जाऊंगा। ऐसा कहते हुए राजू और उसका परिवार झोपड़ी की ओर चले जाते हैं। मारुति उछलता हुआ सबसे पहले पहुंचता है। इशारों में कहता है कि झोपड़ी उसे बहुत पसंद आई। अगले दिन सुबह सुहास भाई राजू का दुकान में इंतजार करते हैं। आओ राजू, आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए सुहास भाई, वो दरअसल घर के काम खत्म करते करते थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं राजू। सुनो, यहाँ व्यापार में मेरा बहुत अच्छा नाम है। इस गांव में सभी लोग मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। मैं हमेशा उन्हें अच्छे केले ही बेचता हूँ। खराब केले में किसी भी हालत में उन्हें नहीं बेचता। मेरा कुछ भी हो जाए, बस मेरा नाम बर्बाद मत करना। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं हो तो मुझसे आकर पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, मारुति को थोड़ा यहाँ से दूर रखना। अरे नहीं सुहास भाई, मारुति तो यहाँ नहीं आएगा। उसकी मैत्री से अच्छी दोस्ती हो गई है। सुबह से उसी के साथ खेल रहा है। अच्छा। कुछ दिनों तक राजू बहुत अच्छा काम करता है।
फिर धीरे धीरे उसके बर्ताव में बदलाव आना शुरू हो जाता है और वो ग्राहकों के साथ झगड़ना शुरू कर देता है। भैया 2 दर्जन केले दे दो। कितना है? 2 दर्जन 80 रुपए है। ऐसा कहते हुए 1 दर्जन अच्छे केले और 1 दर्जन खराब केले दे देता है। अरे भाई, ये क्या? 1 दर्जन केले तो अच्छे दिए और 1 तो एकदम खराब है। सुहास भाई ने मुझे कभी भी ऐसे खराब केले नहीं दिए। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस करो। नहीं, एक बार बेचने के बाद पैसे वापस नहीं दूंगा। ये तो सरासर धोखा है। मैं तुम्हारी सुहास भाई से शिकायत करूंगा। अरे जाओ जाओ, कहीं पर भी जाओ और किसी से भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिन ब दिन राजू का बर्ताव बद से बदतर हो जाता है। फिर एक दिन सुहास भाई राजू को बुलाकर कहते हैं, राजू, गांव के सारे लोग तुम्हारी बड़ी शिकायत कर रहे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस गांव में मेरी बहुत इज्जत है। मुझ पर सभी भरोसा करते हैं, लेकिन तुम लोगों को खराब केले बेच रहे हो और उसके ऊपर उनसे खराब व्यवहार भी कर रहे हो। तुमने मेरे विश्वास को ठेस पहुंचाया है। आगे से मेरे दुकान में या मेरी आंखों के सामने कभी मत दिखना। निकल जाओ यहाँ से। मालिक, वो मेरी गलती नहीं थी। दरअसल वो ग्राहक मुझ पर। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर सुहास भाई उसे बहुत भला बुरा सुनाते हैं। राजू बहुत ही अपमानित महसूस करता है और वो वहां से चले जाता है। फिर दूसरे दिन उस सुहास ने मेरा बहुत अपमान किया है। कैसी कैसी बातें सुनाई उसने मुझे। मैं उसे देख लूंगा। अब मैं उसके दुकान को बर्बाद कर दूंगा। मारुति बेटा, तुम्हारे पिता को बहुत अपमानित किया गया है। जाओ, उसका दुकान एकदम खराब कर दो। मारुति सुहास की दुकान में जाके उद्यम मचा देता है। सारे केले इधर से उधर फेंक देता है और बहुत सारे केले खा लेता है और छिलके इधर उधर गिरा देता है। ऐसा वो रोज करने लगता है। सुहास भाई को कुछ समझ में नहीं आता। वो राजू को सबक सिखाने की ठान लेता है। मारुति बेटा, तुम ऐसे रोज रोज मुझे परेशान मत करो। तुम हर दिन यहाँ आते हो और मेरा दुकान का सत्यानाश कर देते हो। मारुति को बातों में उलझाकर वहीं रखे हुए एक जाल से मारुति को बंदी बना लेते हैं। मारुति उसमें फंस जाता है। इस बात की खबर जब राजू को होती है, वो दौड़ता हुआ सुहास भाई के पैरों में आकर गिरता है। सुहास भाई, मुझे माफ कर दो प्लीज। आप मेरे मारुति को छोड़ दीजिए। मैं इस गांव को ही छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। तुम्हारी मैंने मुसीबत में मदद की थी, तुम्हें नौकरी दी, इस गांव में रहने की जगह दी, और इसका तुमने मुझसे इस तरह से बदला चुकाया। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है राजू, विश्वासघात। अगर सब तुम्हारे जैसे करने लगे तो अच्छाई पर से तो दुनिया का भरोसा ही उठ जाएगा। अब मैं इंसानियत के नाते तुम्हारे बेटे मारुति को छोड़ देता हूँ। अब जहां भी जाओ, ईमानदारी से मन लगाकर काम करो। सुहास भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बस रोजी रोटी कमाने का एक और अवसर दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका ऋणी बनकर रहता रहूंगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती स्वीकार ली। इससे तुम्हारी ईमानदारी का पता चलता है। अब जब तुमने अपनी गलती मान ली है, मैं अगर तुम्हें माफ ना करूं तो वो मेरी गलती होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। इस बार मन लगा के काम करना। तब से राजू व्यापार में ईमानदारी से ही काम करता है और ग्राहकों से भी अच्छे से पेश आता है। जलेबी वाला। अमृतपुर गांव में अमित नामक व्यक्ति रहता था। वह जलेबी बनाकर बेचता था। एक दिन अमित की शादी होती है। शादी के बाद अमित के मां और पिता रोज अमित से कहते हैं कि बेटा, तू शादी के बाद बहुत बदल गए हो। रोज रोज अमित को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता था। क्या मां, हर रोज वही बात? शादी के बाद बदल गया, बदल गया। क्या बदल गया मां? क्या मैं आपको ठीक से नहीं देख रहा हूं? नहीं बेटा, गुस्सा छोड़ दो। बेटा, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ और पिता भी ऐसे ही कहा करते थे, तो आप मुझसे बदला क्यों ले रहे हो?
नहीं बेटा, अच्छा ठीक है, जाने दो। क्या हुआ, आज दुकान पे नहीं जा रहे हो क्या? बहू भी सुबह से नजर नहीं आई। वो अंदर काम कर रही है, मैं दुकान पर जा रहा हूं। ये कहकर अमित चला जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बहू रानी, अब जरा चाय लाना। बहू रानी, वही हाथ से थोड़ा पानी भी लेकर आना बेटा। जी जी, अभी आ रही हूँ। बहू चाय पानी लेकर आती है और दोनों को देकर चली जाती है। कुछ देर बाद फिर दोनों माँ और पिताजी बहू से कहते हैं, बहू रानी, खाने में क्या बना रही हो? बहू रानी, आज दाल तड़का बनाओ बेटा। अंदर से अमित की बीवी, हाँ हाँ, ठीक है पिताजी, कहकर किचन में खाना बनाने में लग जाती है और घर की साफ सफाई भी करती है। अमित के माँ और पिताजी दोनों दिन भर टीवी के सामने बैठकर बहू रानी से घर का पूरा काम करवाते हैं और पूरा दिन इसे में ही चला जाता था। रात को जब अमित घर वापस आता है तो माँ और पिताजी दोनों बिस्तर पे आराम कर रहे थे। आ गया मेरा बेटा। बेटा जरा इधर आना, पाँव बहुत देर से दुख रहा है, थोड़ा दवाई लगाकर मालिश करना। बेटा मेरा भी कमर में थोड़ा दर्द है, मुझे भी मालिश करना। आपकी बहू है ना माँ, आप दोनों की देखभाल करने के लिए। कितना भी करने दो बेटा, मगर मेरा भी फर्ज है ना बहू को बेटी जैसा देखने का, इसलिए मैं उसकी हर काम में कुछ न कुछ मदद करती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी। ठीक है, मैं अभी आया, कहकर अंदर चला जाता है और उसकी बीवी से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तुम उनसे घर का काम करवा रही हो? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं माँ और पिताजी को एक काम भी करने नहीं देती हूँ। दिन भर वो दोनों टीवी के सामने बैठकर मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे कोई काम में मदद नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं, किस पे विश्वास करूं? एक तरफ मेरे माँ पिताजी और दूसरी तरफ मेरी बीवी, उन दोनों का देखभाल करना मेरा फर्ज है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस समस्या से मुझे बाहर निकालें। यह कहकर अमित सो जाता है। रोज की तरह सुबह उठकर दुकान पे जा रहा होता है और अचानक अमित का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर घर आता है, मगर अमित पूरा ठीक नहीं होता, इसीलिए उसे काम पे वापस जाने के लिए कुछ दिन और लगते हैं। इसी बीच में घर और दुकान चलाने का काम बहू रानी के ऊपर आता है। बहू रानी रोज घर पे अमित और माँ पिताजी की देखभाल करती है और दुकान में जाकर जलेबी बनाती है। बहू रानी जलेबी बहुत अच्छी बनाती है और लोगों को भी बहुत पसंद आने लगता है। इसकी वजह से थोड़े ही दिन में बहू रानी की जलेबी बहुत मशहूर हो जाती है और दुकान भी अच्छा चलने लगता है। बहू रानी की सेवा और काम देखकर माँ और पिताजी बहुत शर्मिंदा होते हैं और बहू से माफी मांगते हैं। तब अमित को सारी बात समझ में आती है और कुछ दिन बाद अमित ठीक हो जाता है। अब सब एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं।